हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और आज हम लोग अपने मानव प्रजनन के अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम कुछ और बढ़िया सी बातें सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में आपको समझाया था बच्चे कि कैसे एक मानव नर के अंदर शुक्र कोशिका का निर्माण होता है, और वो बात हम लोगों ने कर लिया था, शुक्र कोशिका बनने तक की बात। स्पष्ट है बच्चे? आज हमें यह देखना है कि शुक्र कोशिका का आकार कैसा है और इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। कल की क्लास में आपको सिखाया था मैंने कि कैसे एक शुक्र प्रशु का निर्माण होता है, और उस शुक्र प्रशु के अंदर आपको याद है, उस शुक्र प्रशु के अंदर वहां पे संरचनात्मक परिवर्तन होकर शुक्राणु जैसी संरचना बनना शुरू हुई थी। तो चलिए हम देखते हैं कि असल में शुक्राणु की संरचना कैसी है। आओ बच्चों, फटाफट करते हैं शुक्राणु की संरचना। और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये आपके एग्जाम में आया तो ये चित्र सहित, शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन करने के लिए आता है, जो सामान्यतः एक अच्छे मतलब 3 से 5 नंबर के प्रश्न के रूप में आ सकता है। ये वाला हिस्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे हम लोग बात करते बेटा शुक्राणु की संरचना की, हम थोड़ा सा पिछली क्लास से आपको रिलेट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि शुक्र जनन नलिका के अंदर पूरी कहानी, शुक्राणु कहाँ बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे शुक्र जनन नलिका में, और शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्र प्रसू बना था। याद आ रहा है? शुक्र प्रसू बना था, जो शुक्र प्रसू पोषण ले रहा था सर्टोली सेल से। आपको सिखाया था कि सर्टोली कोशिकाओं से पोषण लेने के लिए शुक्र प्रसू का जो सिर वाला हिस्सा है, इसका जो हेड है, वो सर्टोली सेल के अंदर इसका हेड क्या होता है? घुस जाता है, और सर्टोली सेल के साथ समायोजित करके ये पोषण को अवशोषित करना शुरू करता है। याद आया? कल वाली क्लास में बताया था। तो जो शुक्र प्रशु है, शुक्र प्रशु के अंदर होते हैं संरचनात्मक परिवर्तन, और वो संरचनात्मक परिवर्तन कैसे हैं वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आप याद करें तो शुक्र प्रशु एक गोलाकार कोशिका थी। ऐसी गोलाकार संरचना थी जिसके अंदर जैसे ही इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये शुक्र प्रसू ऐसे थोड़े से पॉइंटेड और पूंछ वाले बन गए थे। पिछली कक्षा में यही लास्ट आपको छोड़ा था। थोड़े से ये चपटे, यहाँ पे शुक्र प्रसू, यहाँ पे जो थे वो कैसे थे? गोलाकार। क्या परिवर्तन होता है संरचना में, ये आपको पता होना चाहिए। गोलाकार कोशिका है, लेकिन जैसे ही इसके शुक्र प्रसू का निर्माण होता है, जैसे ही इससे शुक्र प्रसू का निर्माण होता है, इसकी संरचना क्या होती है? थोड़ी सी बदल जाती है, इसमें पूंछ जैसी संरचना दिखने लगती है। यस और नो? इस संरचना को इसे हम लोग बोलते थे स्पर्मेटिड। ये क्या बन गए हैं? ये शुक्राणु बन गए हैं। ये हैं शुक्राणु पूंछ वाले। तो शुक्र प्रसू से शुक्राणु बनने में होता क्या है? क्या होता है यहाँ पे? संरचनात्मक परिवर्तन। क्या होता है बच्चे? संरचनात्मक। इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या हो जाती है? बदल जाती है। संरचना बदलने की इस प्रक्रिया को, जहां पे ये गोल कोशिका ऐसे पतली चपटी लंबी पुच्छ कोशिकाओं में बदलती है, इसे हम लोगों ने बोला था शुक्र जनन। ये भी आपको सिखा चुका हूं, शुक्र जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। लास्ट क्लास में ये सिखा चुका हूं। क्या बोला जाता है इसे? स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। स्पष्ट है? इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसी संरचना बनती है। जब ऐसी संरचना बनती है तो होता क्या है, जरा सुनिएगा।
एक कोशिका के अंदर, मानव कोशिका के अंदर यानी जंतु कोशिका के अंदर जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये हमारी गोलाकार कोशिका ही है। तो शुक्र प्रसु के अंदर भी वो सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। शुक्र प्रसु के अंदर भी वो सभी संरचनाएं पाई जाती हैं जो एक प्रारूपी मानव कोशिका में या जंतु कोशिका में होता है। यहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन होने में उसका जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य उसके पूंछ वाले हिस्से में फैल जाता है। दिखा रहा हूं आपको। गोलाकार कोशिका से जैसे ही ये पुच्छक में परिवर्तित होता है, पुच्छ कोशिका बनाता है, इस कोशिका का ये हिस्सा ऐसे, ये कोशिका गोल से कैसी हो जाती है? चपटी। थोड़ा सा सुन लीजिए बस। ये कोशिका कैसी हो गई? गोल संरचना से इसके अंदर क्या आती है? चपटी संरचना। और इसके अंदर जो कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों का भी पुनर्विन्यास होता है, जिसमें ऐसे कुछ कोनिकल संरचना बनती है। क्लियर बच्चे? जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो प्लाज्मा झिल्ली है वो आच्छादित कर देती है और नीचे इसके एक लंबी पूंछ जैसी संरचना बन जाती है। तो जब ये पूंछ जैसी रचना बन रही है तो हो क्या रहा है? इस कोशिका के अंदर जितना भी भाग था कोशाद्रव्य का, वो कोशाद्रव्य इस पुच्छक संरचना के अंदर भर जाता है और यहाँ पे कोशिका के केंद्रक की वजह से वो परिधीय भाग में यहाँ पाया जाता है। और इस तरीके से एक गोल कोशिका से क्या होता है? एक ऐसी लंबी व पुच्छक कोशिका का निर्माण होता है। क्या बनता है? एक लंबी व पुच्छक कोशिका का निर्माण होता है। हमें आज की क्लास में बेसिकली यही चीज पढ़ना है। हमें आज के क्लास में क्या पढ़ना है? हमें आज के क्लास में यही चीज पढ़ना है कि शुक्राणु की संरचना कैसी होगी। और सिर्फ ये एक हिस्सा पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, और आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इस पूरी प्रक्रिया में जितना अभी तक पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा अगर आने के चांसेस हैं तो वो युग्मक जनन और यहाँ पे हमारे शुक्राणु की संरचना के बारे में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये संरचना हमने बना दिया। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बात को। पुच्छक शुक्राणु आपने बना दिया। कहाँ पर? ये कहाँ बनाया? आपने बनाया शुक्र जनन नलिका में, है ना। अब तो ये बातें बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। शुक्र जनन नलिका में क्या हो गया? पुच्छक शुक्राणु बन गया। टेल्ड स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बन गया। स्पष्ट है? जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, शुक्र जनन नलिका में पुच्छक शुक्राणु को देखते हैं, तो ये पुच्छक शुक्राणु ये शुक्र जनन नलिका के अंदर से विमोचित होते हैं। ये बनने के बाद ये क्या होते हैं? यहाँ से विमोचित होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और आपको पता है बच्चे कि शुक्र जनन नलिका से निकलने के बाद ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे जालिकावत वृषण में, जहां से शुक्र अपवाहिका या शुक्रवाहिका द्वारा होते हुए ये आ जाते हैं अधिवृषण में। यहां पे आपको अधिवृषण की कहानी थोड़ी सीखनी है। ये बने कहां पर? ध्यान देना, ये बने शुक्र जनन नलिका के अंदर, और शुक्र जनन नलिका से होते 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 ये कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए अधिवृषण में। कहां पहुंच गए? अधिवृषण में। टेस्टिस के कौन से? टेस्टिस के बाहर ये कहां पहुंच गए? रेटे टेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया से होते हुए ये पहुंच गए हमारे एपिडिडाइमस में। कहां पहुंच गए बच्चे? एपिडिडाइमस के अंदर। अब इस एपिडिडाइमस में अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि एपिडिडाइमस के अंदर कार्यात्मक परिवर्तन होता है। याद आ रहा है? इस जगह पे क्या होता है? कार्यात्मक परिपक्वन।
परिवर्तन से ज़्यादा अच्छा बोलना क्या है? परिपक्वन। जो शुक्र कोशिका या जो शुक्राणु आपने बनाया है यहाँ पे शुक्रजनन नलिका के अंदर, इस वाले में और इस वाले में संरचना में बहुत अंतर पाया जाता है। हम लोगों से जो संरचना पूछी जाती है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वहाँ पे हम परिपक्व शुक्राणु की संरचना बनाते हैं, यहाँ वाला बनाते हैं। देखिए जरा, यहाँ इस जगह पे वो शुक्राणु कैसा था हमने बनाया था, वो थोड़ा सा ऊपर से ऐसा कोनिकल सा, कुछ ऐसा बनाया था बच्चे, जिसपे हम बोल रहे हैं कि ये केंद्रक है और इस केंद्रक के ऊपर ये ऐसा नुकीला भाग, इस तरीके का बनाया था। लेकिन यहाँ वाली संरचना बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे अधिविषण के अंदर आपको सिखाया था मैंने कि अधिविषण वैसे तो 6 से 8 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर जनरली दिखाई देती है। जब भी हम टेस्टिस बना रहे थे, याद करो, जब भी हम टेस्टिस बना रहे थे, टेस्टिस के ऊपर यहीं पे तो अधिविषण बनाते थे, इसके ठीक ऊपर तो अगर हम बोल रहे हैं कि टेस्टिस हमारी लगभग 5 सेंटीमीटर की थी लंबाई में, तो टेस्टिस से थोड़ी ज़्यादा लंबाई, देख सकते हैं आप, टेस्टिस से थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई इसकी दिखाई देती है, यस और नो। लेकिन आपको बताऊं कि इसके अंदर, इस अधिविषण के अंदर नलिकाएं जो पाई जाती है एपिडिडाइमस की, वो नलिकाएं बहुत ही संकुचित रूप से रखी रहती हैं, बहुत ही क्वाइल्ड, है ना, कुंडलीकृत रूप में पाई जाती हैं। ये कुंडली मार के यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर की नलिका मैंने पहले भी बनाया था और आपको बताया भी है, कुंडलीकृत नलिका पाई जाती है इसके अंदर। किसके अंदर? अधिवृषण में। कुंडली नलिका, यहाँ पे बहुत क्वाइल ट्यूब होती है। ये आपको संरचना में अधिवृषण 6-7 सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन जब आप इसकी नलिका को खोलना शुरू करेंगे, इस कुंडली नलिका को, तो इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चे? लगभग 6 मीटर। अब सोचो आपके शरीर की लंबाई कितनी है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 166, 168, 170, 175 सेंटीमीटर, मतलब 1.25 मीटर के, 1.25 मीटर एक अच्छी हाइट है, 1.25 मीटर की हाइट होती है मानव की, और 6 मीटर की लंबाई है सिर्फ इस अधिवृषण कुंडली नलिका की। और इस कुंडली नलिका के अंदर ये जो शुक्राणु बना है, जो शुक्राणु यहाँ से आया है, ये शुक्राणु जब इस कुंडली नलिका के अंदर आता है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर 6 मीटर की दूरी तय करता हुआ, 6 मीटर की दूरी तय करता हुआ तब जाके ये अधिवृषण के बाहर आ पाता है, यस और नो। तो एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि जो अधिवृषण है ये शुक्राणुओं को क्या कर रहा है? उनको संरक्षित भी कर रहा है, अपने पास रख रहा है। एक निश्चित समय काल तक शुक्राणु इसके अंदर घूमते रहते हैं, यस और नो, यस और नो बच्चे। अनिश्चित संरक्षण, कार्यात्मक परिपक्वन तो होता ही है, इसके अलावा इसके अंदर अनिश्चित भंडारण होता है। मतलब जो शुक्राणु हैं वो शुक्राणु अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, तो उनका यहाँ पे अनिश्चित, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि अनिश्चित समय मतलब कोई समय ही निर्धारित नहीं है। अनिश्चित भंडारण का मतलब कि यहाँ पे ये रुकेंगे नहीं, यहाँ पे अभी आ रहे हैं, जैसे यहाँ से आया, इसके अंदर अनिश्चित भंडारण होगा, थोड़ी देर तक इसके अंदर 6 मीटर की दूरी वो तय करेगा, और जब वो 6 मीटर की दूरी तय कर लेता है तब वो पूरा उसका कार्यात्मक परिपक्वन हो जाता है। और जब कार्यात्मक परिपक्वन हो जाता है तो इसके अंदर, मतलब इस संरचना के बाहर जो निकलता है, समझिए अधिवृषण के अंदर जो घुसा, ये अपरिपक्व शुक्राणु है, यही तो दिखा रहे,
इसके अंदर जिसकी एंट्री हुई है कैसा है, ये अपरिपक्व शुक्राणु है। देखिए इसके बाहर जो निकलेगा यहां से आगे, ये पूर्णतः ये क्या होता है, पूर्णतः परिपक्व शुक्राणु होता है। यस और नो बच्चे, क्या निकला, पूर्णतः परिपक्व। तो यही लिखा मैंने कि कार्यात्मक परिपक्वन होता है इस जगह पे। अब ये कार्यात्मक परिपक्वन कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन सी संरचना है, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे बाहर की तरफ एक ऐसा कोनिकल हिस्सा है जिसकी वजह से हमें ये एक कोन के रूप में दिखाई देता है। ये हो गया भैया केंद्रक, ये हो गई एक केंद्रक। क्लियर है। इसके ठीक नीचे ये जो हिस्सा है ना, को भी थोड़ा सा गड्ढा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे पाया जाता है सेंट्रियोल। और ये हो गया मध्य सिरा, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, पुच्छ पाया जाएगा। ऐसे इस तरीके से एक स्पर्म बनता है परिपक्व। हालांकि अभी संरचना पूरी नहीं हुई है, जरा सुनिएगा। इसके ठीक बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग, थोड़ा सा और दूर से, इसके ठीक बाहर क्या होता है बच्चे, प्लाज्मा झिल्ली का आवरण। दिख रहा है। ये जो आपने यहाँ पे तारक केंद्र बनाया है, इस तारक केंद्र से बहुत सारे अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं। और इस तरीके से एक स्पर्म बनता है। देखो आपको दिखाऊं, ये हिस्सा, इतना हिस्सा, ये स्पर्म का क्या कहा जाता है, शुक्राणु का ये सिर है, ये हेड होता है। जैसा मैंने डायग्राम बनाया है ऐसा ही आपको बनाना है। ये क्या होता है, हेड होता है। जिस हेड के अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें दिखाई दे रहे हैं। एक हो जाता है ये है अग्रपिंड, यह है अग्रपिंड, या इसे एक्रोसोम बोलते हैं। क्लियर बच्चे। और ये है इसका केंद्रक, न्यूक्लियस। ये कौन सी संरचना है, तो सिर के पोर्शन में, हेड पोर्शन में क्या क्या है, शुक्राणु के अंदर सबसे पहला जो हिस्सा हमने देखा वो क्या है, हेड है, उसका सिर है, जिसमें अग्रपिंड और केंद्रक पाए जाते हैं। क्लियर। इसके ठीक बाद एक छोटी सी संरचना, ये जो है ये होती है इसकी ग्रीवा, गर्दन या नेक बोल दो। क्या पाया जाता है, गर्दन या नेक। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके गर्दन या नेक के अंदर कौन सी संरचना है, जिसके अंदर है तारक केंद्र।
क्या पाया जाता है बच्चे? तारक केंद्र पाया जाता है। देखना, इस तारक केंद्र से एक पास का तारक केंद्र है न्यूक्लियस से और एक दूर का तारक केंद्र है। दूर के तारक केंद्र ने आगे के हिस्से में बहुत सारे अक्षीय तंतु बना रखे हैं। यहां से ये जो संरचना है, अब ये होता है मध्य भाग। जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल पीस, मध्य भाग। देखो, 3 संरचनाएं हो गई। पहला, दूसरा ग्रीवा। एक शुक्राणु के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं? पहले ये खुद में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक, दूसरा ग्रीवा, तीसरा हो गया इसका मध्य भाग, और चौथा या सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है वो हो जाता है उसका ये वाला भाग, जिसे हम लोग बोलते हैं पुच्छ। पुच्छ या क्या बोलेंगे इसे? टेल बोलेंगे। ये सबसे आखिरी वाला हिस्सा। तो एक शुक्राणु के अंदर सामान्यतः ये 4 मुख्य भाग होते हैं। एक उसका हेड, सिर, दूसरा उसकी ग्रीवा, तीसरे उसका मिडिल पीस, मध्य भाग, और चौथा उसकी पुच्छ। क्लियर है बच्चे? कौन से भाग में क्या क्या है वो भी हमें देखना है। कौन से भाग में क्या क्या है? मध्य भाग के अंदर आपको एक संरचना दिखाई देती है अलग से, कुछ इस तरीके से। ये जो संरचना है, इसके अंदर ऐसे धागे जैसी संरचना जो यहाँ पे भरी हुई है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चे, इस संरचना को, ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप लोग सूतकाय भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आच्छद। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आच्छद। इस तरीके की एक संरचना पूरी बनती है। कहाँ पे? जब आप बात करते हैं शुक्र कोशिका की, तो उसके अंदर ये 4 मुख्य भाग होते हैं। आपको ये संरचना बनानी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी पेपर के अंदर। आप इसको क्या करेंगे? पूरा ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखे। बीच में मैं 2 कलर यूज कर रहा हूं कि अच्छी तंतु के चारों तरफ ऐसा। ये पूरा का पूरा संरचना आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका इतना संरचना आपने बनाया और इतने भाग को दिखाया, तब जाके बना क्या? आपका एक शुक्राणु। ये जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसका है? एक परिपक्व शुक्राणु की। ये है क्या असल में? एक परिपक्व शुक्राणु है, बिल्कुल कंप्लीट एंड मेच्योर स्पर्म का डायग्राम ऐसा बनता है। क्लियर बच्चे? इसके अंदर चूंकि ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर कोशा द्रव्य पाया जाता है। वो कोशा द्रव्य जो पहले इस गोल सी कोशिका में था, वो कोशा द्रव्य जो पहले कहाँ था? इस गोल सी कोशिका में था। जब ये ऐसा था, इसके अंदर ये कोशा द्रव्य था। ये कोशा द्रव्य इसके परिधि भाग में फैल गया था। यहाँ पे भी हम दिखाएंगे कि इसके परिधि भाग में, इसके परिधि भाग के तरफ यहाँ पे बाहर बाहर पूरा का पूरा कोशा द्रव्य होगा।
यस और नो? पूरा का पूरा क्या होगा? कोषाद्रव्य होगा ये लो, इस तरीके से। अब जाके ये पूर्ण हुआ है। अब जाके ये क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। जिस कोषाद्रव्य को कौन संभालेगा? इस कोषाद्रव्य को कौन संभालता है? इस कोषाद्रव्य को संभालती है ये कोषा झिल्ली। ये कोषा झिल्ली इस कोषाद्रव्य को संभालती है। और इस तरीके से एक शुक्राणु की कंप्लीट, एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना होती है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ जैसे मैंने बनाया वैसे बनाने का अभ्यास कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चे अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके नहीं गए तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। और इतनी संरचना जितना मैंने लिखा है और इतने लेवल आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा भाई आपके बोर्ड के पेपर में। तो बोर्ड के अंदर अगर आपको मार्क्स चाहिए, बोर्ड में आपको नंबर लाना है, तो इतनी संरचना आपको अच्छे से बनानी ही पड़ेगी। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया?